वैकेंसी भी आने वाली है। राजकिशोर जी। वैकेंसी भी हाँ सर, नमस्कार। राज नमस्ते सर, किसे नमस्ते। परामर्श दे किसे परामर्श दे रहे हैं राजकिशोर जी? सर राजकिशोर जी। वैसे जी। जी सर, वो ऐसे ही अभी लोग अपना अपना थोड़ा टॉपिक वगैरह पूछ रहे थे, तो वही बात हो रही थी ऐसे ही। अच्छा, लेकिन लेकिन एक बात को आपको भूलना नहीं है कि पवन सर हम सब में से सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे अनुभवी हैं, और उनका ये अनुभव जनित बात है कि किसी को परामर्श नहीं देना चाहिए। कुछ दे रहे हैं तो टॉफी दे दो, सर कहते हैं, परामर्श मत दिया करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजकिशोर जी, आप मन सर कीजिए पहले अपना। सर परामर्श नहीं दे रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। अच्छा अच्छा, नहीं आपने कहा कि अच्छा टॉपिक है, मुझे लगा अच्छा, तो बिना बताया परामर्श देना शुरू हो गया राजकोट जी का। चलिए कोई बात नहीं, सब सब अपने अपने सब साथी आ गए हैं क्या सभी? कोई बचा हुआ है? जी सर, 16 लोग जुड़ गए आपके सहित अभी। हाँ, अरे बहुत जुड़ गए यार, इतने तो बहुत है। इतने तो हमसे समझेंगे, मुझे डाउट है इस बात पर। चलिए ठीक है। कल आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई कुछ, मुझे कल एक आवश्यक कार्य आ गया था, कारण से मुलाकात नहीं हो पाई। तो हम सब मुझे दो बातें आप सबको पहले स्पष्ट करनी है, इससे पहले कि मैं आज का विषय आपसे आरंभ करूं। पहली बात तो वही पुरानी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि अभी हम में से जिसका भी कच्चा पक्का फाइनल ड्राफ्ट टेंटेटिव टॉपिक तैयार हो गया हो, तो उसको अपने जो जो हम क्लास में बातें कर रहे हैं इन बातों को उसको अपने टॉपिक पे अप्लाई करना है। उसको ये देखना है कि जो क्लास में बातें हो रही हैं वो बातें मेरे विषय में कितनी प्रासंगिक हैं, कितनी उनकी उपयोगिता है, किस प्रकार से उनका हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, और कैसे हमसे जब कोई इसके विषय में प्रश्न पूछे तो दृष्टांत के रूप में हम अपने विषय को ही बता सकें। पहली बात तो ये हमें ध्यान करना है। जो पिछली बातों के संदर्भ में था, एक बात मैं जो आपको और बताने जा रहा हूं वो आने वाली बातों के भी संदर्भ में है। वो बातें ये बातें हैं कि हम जब भी, मैंने आपसे कहा था कि एक सबसे मुश्किल कठिन कार्य जो होता है शोधार्थियों के लिए और बहुत सारे तो जो प्राध्यापक हैं उनके लिए भी, जिसका विशेषकर जिसका रिसर्च मेथोडोलॉजी में ग्राउंडिंग नहीं है, उसकी जमीन नहीं है, उसका प्रशिक्षण नहीं है, उसे भी कष्ट होता है इस बात को बताने में कि उसने जो शोध किया, उसने जो पत्र लिखा, जो पुस्तक लिखी, जो उसने कोई अपना जिसको हम सब बोलते हैं कि विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट वगैरह किया उसने, तो उसने उसकी शोध की विधि क्या थी। और आपको पता है कि शोध की विधि तो ऐसे ही होता है कि जैसे हमें किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए मार्ग का निर्धारण करना चाहिए, उसके बिना कहीं पहुंचना संभव ही नहीं है। वही हाल रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी है कि जब तक आपके लिए शोध की पद्धति नहीं स्पष्ट होगी तब तक आप कैसे शोध करेंगे, यह हम सबके लिए विचारणीय प्रश्न है। तो इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी को आप सबको अपने शोध प्रस्ताव में, साइनॉप्सिस में बहुत विस्तार से लिखना भी चाहिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि संभवतः यूजीसी का एक रूल आने वाला है या आ गया है कि आपको एक पूरा अध्याय ही रिसर्च मेथोडोलॉजी पे लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या, एक एक शब्द जो अभी आपने लिखा अपने अपने थीसिस में, उस शब्द का स्रोत उसका उद्भव, कहीं से टीपा, कोई कॉपी किया, कोई लिफ्ट किया, कोई कहीं से पैराफ्रेज किया, तो क्या उसका स्वरूप कैसे बना, ये आपको लिखना चाहिए। तो अभी जो बात मैं आपको मैं कहने जा रहा हूं वो इस प्रकार से बात है कि हमको अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को लिखने के लिए पांच बातों को हमको स्पष्ट रूप से उसमें इंगित करना चाहिए। हमारे ध्यान में कई बार आता है कि हम क्या लिखें, हमें हमें पता नहीं है क्या लिखें। तो इन पांच बातों में हमको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी बात हमारे शोध में हमारी मेथोडोलॉजी का हिस्सा बनती है। तो पांचों बातें आप लोग सभी लिख लेंगे, भानु भी इसको लिख लेंगे, और ये सबको बाद में सहायता करेगी अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को अपने साइनॉप्सिस में लिखने के लिए।
विस्तृत रूप से लिखने के लिए। तो पहला तो 5 बिंदुओं में पहला बिंदु कौन सा है कि सबसे पहले हम अपने शोध की मूल भावना का करते हैं निर्धारण कि इस शोध का स्वरूप क्या है। और उस दृष्टि से मैंने आपसे कहा था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दो हमारे पास बहुत मूल अवधारणाएं बहुत समय से विद्यमान हैं, जिनके अंतर्गत एक नई धारा जुड़ गई जिसको हम बोलते हैं मिश्रित मिक्स्ड मेथड या मल्टीपल मेथड। तो हमको पहली 1-2 लाइन में ये विस्तार से बताना है कि मेरा शोध का जो मूल स्वरूप जिसको हम बोलते हैं तासीर, इसकी आत्मा, ये क्या क्वांटिटेटिव के आधार पे आगे बढ़ती है या क्वालिटेटिव के आधार पे आगे बढ़ती है या इन दोनों का हमने इसमें समायोजन किया। तो ये मिश्रित शोध के श्रेणी में इसको हम गिन सकते हैं। अब प्रश्न है कि मैंने शब्द क्या प्रयोग किया? आत्मा। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी शोध में उसका थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी बताना पड़ता है, ये आवश्यक है, जिससे कि हमारे शोध का संदर्भ बन जाए। इसी प्रकार से किसी भी शोध में उसका थोड़ा सैद्धांतिक पक्ष हमको बताना पड़ता है, जिससे कि मूल अवधारणाएं स्पष्ट हो जाए। जो पाठक है, जो शोधार्थी है, जो प्रश्न करता है, जो जानना चाहता है, उसको अवधारणाओं में कोई उसको भ्रांति ना रहे। कि अगर आपने कहा कि इंडियन स्टेट, तो जब आपने कहा इंडियन स्टेट, तो इंडियन स्टेट का मतलब क्या? क्या स्टेट मतलब हम राज्यों से लें? क्या स्टेट का मतलब हम किसी भारत सरकार से लें? क्या स्टेट का मतलब हम जो भारत का जो स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस का ढांचा है उसको हम लें? तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि स्टेट से मतलब हमारा यहाँ क्या होता है। जैसे आपने शब्द प्रयोग किया यूनियन, तो हमें बोलना चाहिए कि भाई यूनियन शब्द बहुत प्रकार से प्रयोग होता है, परंतु हम अपने इस शोध में यूनियन का जो रूप लेने जा रहे हैं वो वास्तव में भारत के फेडरल सिस्टम को व्यक्त करने के लिए संविधान में प्रयुक्त शब्द के अर्थ में लिया जा रहा है। तो जब तक आप अपने शोध की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को नहीं बताएंगे, तब तक आपका शोध हम हमेशा वो अस्पष्ट रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी उसमें, और आप कहना चाहेंगे आम और श्रोता उसको समझ सकता है इमली। तो इसलिए ये सब बातें तो हमें ध्यान क्या करने की बात है। मैंने क्या बताया कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखना, सैद्धांतिक पक्ष लिखना, या एक और बात बहुत आवश्यक होती है इसमें बताने के लिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई अपना अध्ययन का विषय लिया, जो हमारा विषय बन जाता है इसका जो हमारा विषय बन सकता है किसी जिले का, किसी ब्लॉक का, किसी गांव का। तो इस प्रकार का अध्ययन अगर हम कोई कोई अपना फील्ड का स्टडी लेते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी हमको एक बार वैश्विक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे उस परिकल्पना का क्या स्वरूप है, क्या उभरा उसका। जैसे मान लीजिए कि हम बीच में एक अवधारणा आई थी, मुझे इसके बारे में पता है, यूपी के बारे में कह सकता हूं मैं, उसको बोलते हैं अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना का अध्ययन करना चाहे अपने पीएचडी के नाते, तो उसको ध्यान करना चाहिए कि ये अंबेडकर आदर्श ग्राम की योजना है क्या, ये आई कहां से, इसके पीछे सैद्धांतिक जो पक्ष है वो क्या है। और फिर उसको अपना विषय आरंभ करना पड़ सकता है, हो सकता है कि क्षमा कीजिएगा, कि जो यूएनडीपी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, उसने उसके बहुत प्रसिद्ध ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इतिहास पुरुष होते हैं, उनके योगदान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। प्रोफेसर महबूबुल हक साहब थे, पाकिस्तान के ये अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने एक अवधारणा दी मानव विकास का, ह्यूमन डेवलपमेंट। उस दौर में जब विकास की सारी बातों को केवल पैसा कमाने, आर्थिक समृद्धि से और देशों के औद्योगिक और कृषि विकास से इससे जोड़ा जा रहा था, तो महबूबुल हक साहब ने कहा कि भाई ये विकास तो ठीक है,
परंतु वो कैसा विकास कि किसी देश में कोई एक व्यक्ति है, उसके हर शहर में दो दो घर हैं, और एक एक व्यक्ति है, उसके पास एक झोपड़ी भी उसको नसीब नहीं हो रही। ये किस प्रकार का विकास होता है? तो उन्होंने अवधारणा दिया मानव विकास का। तो आप उसको डिस्कस करना पड़ेगा, हो सकता है कि मानव विकास की अवधारणा क्या है, महबूब हक साहब के दिमाग में ये बात कहाँ से आई, इसके डिफरेंट जो कोनोटेशंस हैं, इसके विभिन्न भावार्थ क्या हैं, और क्या ये जो अंबेडकर आदर्श ग्राम की योजना है, क्या ये उसी समग्र विकास मानव विकास की योजना से ली हुई है? तो आपको एक परिप्रेक्ष्य देना पड़ता है आपको। तो इस प्रकार से तीन बातें मैंने बताई, जो सामान्यतः किसी भी शोध में उसके एंसिलरी, उसके सहायक हिस्से के रूप में होती हैं। एक होता है उसका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, एक होता है उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, एक होता है उसका जो स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं लोकेशनल, उसका जो स्थानिक परिवेश होता है। परंतु ध्यान करने की बात है, ये सारी बातें उस शोध की आत्मा नहीं होती हैं, आत्मा नहीं होती है। जैसे आगे अगर आप दृष्टांत लें कि आदर्श अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास की योजना आप लें, तो इस शोध की आत्मा जो है वो आदर्श ग्राम विकास की संकल्पना, उसके पीछे के प्रेरक तत्व, वो जहां पर इंप्लीमेंट लागू क्रियान्वित हुआ, वहां पर किए गए कार्य, उन कार्यों से अपेक्षाएं, और अपेक्षाओं के उपरांत उससे क्या प्राप्त हुआ, ये शोध की आत्मा है। अब उसमें आप सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, स्थानिक, ये सब बातें शोध की आत्मा नहीं होती हैं। ये सब बातें शोध के अंग प्रत्यंग होते हैं, आत्मा नहीं होती। ये आपको ध्यान करना है। बहुत बार मैं आपको इस बात के लिए इंगित करता हूं, जब तक हमको क्लैरिटी नहीं होगी, जैसे एक एक कहावत बोलते हैं अंग्रेजी में, टेकिंग टेकिंग वुड फॉर द ट्री। ये जब तक हमारे, या हम वो बोलते हैं कि एक हाथी की पहचान किया जाना पांच दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा, अगर हमारी स्थिति ऐसी रहेगी तो हमारा शोध हमको ही नहीं अच्छा लगेगा, ना हम कर पाएंगे, हमारे ऊपर बोझ हो जाएगा, और हमें लगता है हम कैसा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। इसलिए क्लैरिटी आपको रखना है कि हम क्या करना चाहते हैं, और इस अंतिम मुकाम तक पहुंचने में क्या क्या चीजें हमारे लिए सहायक होती है। तो इस दृष्टि से अपने शोध की आत्मा का निर्धारण करके आपको सबसे पहले पहली पंक्ति में, दो तीन पंक्तियों में यह बताना है कि आपके शोध का मूल स्वर वो मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या मिश्रित है। ये पहली बात है जो हम सबको पता होना चाहिए। अगर हमको ये बात नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं, तब हमारा पीएचडी शोध करने की हमारी पात्रता है ही नहीं। हम केवल ठीक है, बहुत कई बार ऐसा होता है, जैसे जब देवताओं के मध्य अमृत का वितरण हो रहा था, तो वहां पर राहु केतु भी आ गए थे, तो उनको भी देवत्व प्राप्त हो गया कुछ दृष्टि से। तो उसी प्रकार से हम सब भी चाहे किसी प्रकार से इस कोर्स में आ गए हों, क्लास में आ गए हों, परंतु अगर हम अपने विषय के बारे में ये तय नहीं कर पाए कि इसका हेतु, इसका मेरा मूल स्वर मात्रात्मक है कि गुणात्मक है या मिश्रित है, तो हमारे अंदर शोध की पात्रता मेरी दृष्टि में नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों को मैं तो कम से कम शोध का छात्र अपने पवन सा कहते हैं। उनकी बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, वो बहुत कैची, बड़ी एक्साइटिंग बातें होती है। वो कहते हैं कि आजकल के दौर में जो अपने विद्यार्थियों को लोना लेना शोध कराने के लिए, ये वास्तव में विद्यार्थियों का कार्य नहीं रह गया है। पहले हम सबके समय में था कि जैसे हमने जब किया पीएचडी, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, वहां लगभग 35 टीचर थे उस समय। 35 टीचर थे, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ, कोई इंडियन पॉलिटिक्स के 4-5 लोग थे, 6-7 लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थे, 7-8 लोग इंटरनेशनल, मतलब बहुत सारे इतने टीचर्स थे। अब हमको चुनना है उन्हें, वो किसी को नहीं चुन रहे थे। हमको अपना एरिया तय करके
कि मैं एरिया इंटरनेशनल का लूंगा। तो उस समय हमारे समय में एक हमारे सर थे, हमको पढ़ाया करते थे, प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी, उनके अंडर में पीएचडी करूंगा। एक हमारी मैडम थी प्रोफेसर शांता वर्मा, उनके अंडर में पीएचडी करूंगा। अभी आजकल जो हेड है पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर वीना कुकरेजा, वो थी पाकिस्तान की एक्सपर्ट थी, साउथ एशिया की, उनके अंडर में। तो हम पुराने समय में जब हमने पीएचडी की थी, तो उस समय हम अपना विषय तय करके और अपना गाइड चुनते थे, उनके पास जाके। अच्छा, वो गाइड ऐसे थे कि जैसे कबीरा खड़ा बाजार में बिना किसी निष्प्रिय भाव से लिए लिए लुकाटी हाथ, ना कोई उसका दोस्त ना कोई उसका दुश्मन है। ऐसे हम हमारे सब गुरुजन थे उस समय, ना किसी की हमसे बहुत निजता, ना किसी का हमसे कोई वैर। हमने कहा कि सर मैंने यहाँ से एमए किया, सर एमफिल किया मैडम, आपके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूँ। कहते ठीक है बैठिए, अपना विषय बताइए। अगर उनको विषय जमा, उनको लगा हाँ कि उन्होंने एसेस किया भाई हाँ इनकी पात्रता है, उन्होंने तुरंत सहर्ष स्वीकार कर दिया, सहर्ष स्वीकार कर दिया। मैं अब अपने जो हमारे गाइड हमारे गुरु हैं प्रोफेसर बिगड़ी चक्रवर्ती के बारे में आपको मैं बताऊं कि ये बहुत सख्त किस्म के, सख्त मिजाज, बहुत सख्त मिजाज के आदमी है। ऐसा सख्त आदमी मैंने जीवन में दो चार ही देखे होंगे। और इनकी छवि उस समय थी विभाग में कि इनके अंडर में जो पीएचडी करेगा वो तो वास्तव में पीएचडी कर ही नहीं पाएगा। और मुझे वैसे ही मेरे पास तो जीआरएफ थी, फेलोशिप थी, तो मुझे लगा भैया इनसे मुझे फेलोशिप के बिल साइन कराना कराना पड़ेगा। ये भाई ने अगर साइन करने से मना कर दिया फिर तो हम तो मारे जाएंगे। परंतु इनसे हम मिले, हमने बातचीत किया, ये स्वीकार हुए, इनको कुछ शर्त रखी। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आप तो आपसे मिलूंगा ही। मैं ऐसा कैसे, वो बोले कि यार गायब मत होना 6 6 महीने के। मैंने कहा सर गायब क्यों हो जाऊंगा, पीएचडी करना तो आपके साथ रहूंगा। तो ऐसा हम सब उस समय था कि हमने गाइड चुना। पवन सर कहते हैं कि आज का समय बदल गया है, और आजकल जो जो ये जो अध्यापक हैं उनके अंडर में अगर गलत बच्चे आ गए, गलत अगर शोधार्थी आ गए, तो ये उनकी कमी मानी जाएगी। और वो दृष्टांत देते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के, कि जब कोई छात्र कहीं गया तो कहता भाई कि कहता था, गुरु कहता था कि पहले आप मुझे देखो, मुझे परखो कि मैं आपके लिए पात्र हूं, योग्य हूं कि नहीं हूं। तो इसलिए अभी के समय में अगर आप में से ये नहीं तय कर पाने की सामर्थ्य आपकी बनी कि आपका विषय मात्रात्मक है कि गुणात्मक है या मिश्रित, तो आप शोध करने के सुपात्र नहीं। ये मेरा पहला बात है। दूसरी बात पर हम आते हैं कि जब हमने अपने शोध का स्वरूप तय कर दिया कि इस प्रकार का है, तो अगला होता है कि हमारी जो शोध सामग्री है वो किस प्रकार की होगी। वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, या वो एम्पिरिकल डेटा है, या वो फील्ड से किया गया सर्वे से प्राप्त हमको इनपुट्स है। इसका हमको निर्धारण करना पड़ता है। और इसके निर्धारण में ध्यान रखने की बात है, हमको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के डेटा की सोर्स की मैंने बहुत बार जिक्र किया, कई बार क्लास में, आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आपके मन में डाउट रहा कि ये फला चीज प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो फिर से आप फंसेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले आधार पर आप फंस सकते हैं कि मेरा शोध क्वांटिटिव है कि क्वालिटेटिव है, वैसे ही फंसने की संभावना दूसरे काम में भी है, दूसरे बिंदु में भी है। अगर आपको ये नहीं पता लगा कि ये फला किया हुआ काम, जैसे मैंने आपसे कहा कि यूएनडीपी की रिपोर्ट जो महबूबुल हक साहब ने बनाई थी, और उसने विकास के डिस्कोर्स में कायाकल्प, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट लाया, उसने विकास की अवधारणा को ही बदल दिया उसने। अगर आपको ये नहीं पता कि वो रिपोर्ट प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, और मैं क्लास खत्म करने के बाद फिर मुझसे पूछे कि सर एक बार जरा कान में जरा बता दीजिए कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो फिर से आप अपनी सुपात्रता पर शोध करने पर आपको संदेह करना चाहिए। तो इसीलिए हमको तय करना चाहिए दूसरे स्तर पे कि हमारे शोध के जो बिंदु होंगे, जो आधार होंगे, जो सामग्री होगी, वो क्या क्या होगी और उनका स्वरूप किस प्रकार का होगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि अगर हमको तय करना है, हमने मान लिया कि ये तय कर लिया कि हमारा हमारा शोध जो है
वो क्वांटिटेटिव है। किसी ने मान लीजिए किसी ब्लॉक का सर्वे किया, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे दिमाग में आ गया था अचानक कि अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, मुझे पता नहीं कि अभी चलती है कि ये बंद हो गई, मुझे मुझे ये भी नहीं पता अभी वर्तमान में क्या स्वरूप है इस योजना का। लेकिन एक समय था, बड़े जोर शोर से चली थी, हर गांव में बोर्ड लगा था भाई कि ये अंबेडकर आदर्श ग्राम, अंबेडकर आदर्श ग्राम था। तो मुझे पता नहीं अब, लेकिन अगर मान लो किसी को अध्ययन करना है इसके बारे में, तो वो क्या क्या कर सकता है, वो कोई ब्लॉक ले सकता है, या दो ब्लॉक के दो अलग अलग गांव ले सकता है। अब इस प्रकार के गांव लेकर वो क्या करेगा इसमें, वो क्या करने जाएगा, वो किससे बातचीत करेगा, क्या देखेगा, वो क्या निकालना चाहेगा, उसकी उसके पास बातचीत करने का आधार क्या होगा। इन सब बातों के बारे में भी आपको अपने मन में क्लैरिटी रखना चाहिए। तो इसके बाद तीसरी बात जो हम बोलते हैं, जो हमको आपको लिखना चाहिए, ये ज्यादातर सटीक बात है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में भी इस बात को हम समाहित कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स ऑफ द स्टडी। यूनिवर्स का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का मतलब यहाँ ये नहीं कि पूरा ब्रह्मांड, यहाँ होता है कि जो हमारे शोध का परिक्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम शोध करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने शोध किया किसी राज्य का, मेरा शोध था दिल्ली में, पूरे दिल्ली में बाढ़ के प्रबंधन पर था। तो मेरा तो यूनिवर्स पूरी दिल्ली हो गई थी शोध का। आपका, आपने कोई ब्लॉक लिया तो आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए जिला भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई कुछ और भी कोई जैसे हम तहसील कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं, या कोई मौजा बोलते हैं कि उसको भी हो सकता है। तो ये सब बातें हो सकती हैं। तो हमको तय करना पड़ता है कि हमारे स्टडी का यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स। और इसके अंतर्गत जो हम लेते हैं बात, उसको हम बोलते हैं सैंपल साइज। सैंपल साइज, सैंपल क्या होता है अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, सैंपलिंग पढ़ाया नहीं, मैं बताऊंगा। लेकिन सैंपल को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द आएगा बाद में, मैं देखूंगा तो क्या हिंदी में है। सैंपल होता है कि हम नमूना टाइप में कितने लोगों को, जैसे चुनाव के जो सर्वे होते हैं, एग्जिट पोल जो होते हैं, वो अपने देश में करोड़ों हैं मतदाता। लेकिन इसमें सैंपलिंग के आधार पे जो होते हैं सर्वेयर, वो सर्वे करते हैं। जैसे किसी बूथ पर गए तो उनको लगा कि यहाँ पर मैं 10 आदमी से पूछूंगा, तो 10 आदमी का उन्होंने, एक बूथ का उन्होंने 10 सैंपल लिया। सैंपलिंग के बहुत बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, पहला आदमी को पूछा, फिर चार चार के गैप पे एक एक से पूछ सकते हैं वो। ये ध्यान करें कि 10 में से 5 स्त्री हो, 5 पुरुष हो। आयु वर्ग का भी अंतर कर सकते हैं, एक बालक को 21-22 साल के आयु वर्ग का हो सकता है, एक अधेड़ हो तो 45-50 साल के वर्ग होते हैं, एक हो तो बुजुर्ग हो। तो ऐसा हम सब सैंपलिंग होता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा अभी आपको मैं। मूल बात यहाँ पर यह है कि हमारा सैंपल साइज हमारा क्या होता है। हमने 200, 400, 500, 5,000, 10,000, 1 लाख, कितने सैंपल साइज हमने लिए क्वांटिटेटिव अध्ययन करने के लिए, कितने रिस्पोंडेंट्स हमारे होंगे, कितने लोगों से हम प्रश्न पूछेंगे, कितने लोगों से हम अपना क्वेश्चनियर भरवाएंगे। तो ये हमारे शोध के स्वरूप के आधार पर निर्भर करता है। और इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। इस विषय को लिखने के लिए अभी मुझे कुछ और भी आपको पढ़ाना, तब आप लिखने में सक्षम होंगे। लेकिन इतनी बात तो जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस बिंदु का भी समायोजन शोध प्रविधि में होना चाहिए कि आपका जो यूनिवर्स ऑफ स्टडी क्या है, अध्ययन का आपका परिक्षेत्र क्या है, और उसके अंतर्गत सैंपल साइज क्या है, सैंपल का आकार कितना है, और उस सैंपल साइज को आपने किस आधार पर उसका वर्गीकरण किया है, स्त्री पुरुष के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, आयु वर्ग के आधार पे। तो इसको आप लोग जितना विस्तार से लिख देंगे उतना आपका काम आसान होगा। मैंने आरंभ में आपसे कहा था कि शोध करना एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना होता है। जितना आपको मार्ग की सुगमता की सुस्पष्टता होगी, पता होगा, उतना ज्यादा सुगम आपकी यात्रा होगी। इसलिए ये रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर अच्छा लिखेंगे
तो आपका काम उतना आसान हो जाएगा, उतना आपको कम आपके मन में डाउट्स होंगे, उतना आपके मन में कम एम्बिग्विटीज अस्पष्टताएं होंगी, उतना आसान रूप से आपका काम होता जाएगा। तो ये तो मैंने आपसे कहा क्वांटिटेटिव मेथड्स जो सच उसके बारे में। अब क्वालिटेटिव के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसको क्वालिटेटिव के बारे में इस प्रकार का यूनिवर्स क्या हो सकता है। तो क्वालिटेटिव के बारे में अगर इस प्रकार का हमको लिखना है यूनिवर्स और सैंपल साइज, तो एग्जैक्टली इसी रूप में तो नहीं लिखते हैं, लेकिन हम उसमें विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का तो निर्धारण कर ही सकते हैं। जैसे जैसे आपको मैंने दृष्टांत दिया था एक बार कि मैं जब शोध कर रहा था तो उस समय मेरा शोध था वो आपदा प्रबंधन पर था। तो आपदा प्रबंधन के बारे में दो बहुत ब्रॉड बड़ी धाराएं हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव निर्मित आपदा, नेचुरल डिजास्टर्स और मैन मेड डिजास्टर्स। जब मैंने किया था पीएचडी 1990 के दशक में, उस समय बोलबाला था नेचुरल डिजास्टर्स का, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं था कि मैन मेड डिजास्टर्स कम थे। वो कम नहीं थे, वो केवल डिजास्टर मैनेजर्स के ध्यान में गए नहीं, उनको लगा कि नेचुरल ही इतने ज्यादा है तो पहले इनसे उबर ले। मैन मेड तो लोग अपना सबक लेके, अनुभव सीख लेके हो सकता है कि उससे निजात पा ले। तो अगर कोई व्यक्ति इस विषय पर कार्य कर रहा है तो उसको ध्यान करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए यहाँ पर कि हमारे शोध में हमने अगर मान लिया कि आपने नेचुरल डिजास्टर्स को फोकस करके किया अध्ययन, तो आपको वहां लिखना चाहिए कि नेचुरल डिजास्टर्स के अंतर्गत ये बातें आती हैं और इनको ही लेकर मैं अध्ययन करूंगा, और इसलिए इससे जो मैनमेड डिजास्टर्स अपने आप एक्सक्लूड हो जाता है। ये बिंदु आपसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग प्रायः अपने शोध प्रस्ताव में लिखते हैं कि हम हमारे शोध की मर्यादा क्या है, शोध की लिमिटेशंस क्या है। तो उससे ओवरलैपिंग पॉइंट होता है, उससे थोड़ा मिलता जुलता पॉइंट होता है, परंतु इसको हम शोध प्रविधि के नाते दूसरे जगह हम लिखते हैं, वहां पर हम लिखते हैं स्कोप के नाते। शोध प्रविधि के नाते आपको लिखना है कि मैं जब कोई किताब पढ़ूंगा, मैं जब कोई रिपोर्ट पढ़ूंगा, मैं जब किसी नीतिगत दस्तावेज को पढ़ूंगा, तो उसको पढ़ते हुए मेरा जो दृष्टांत, मेरी जो दृष्टि होगी, मेरा जो ओरिएंटेशन होगा, वो अपने निश्चित शोध की बात को ही ध्यान करने के लिए होगा, वो होलिस्टिक या समग्रता में नहीं होगा। एक और आपको मैं इसी विषय पर दृष्टांत देता हूं। मैं अपने में से किसी बच्ची या बच्चे का टॉपिक है मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, तो ध्यान करने की बात है, वो जब लिखे अपने शोध शोध प्रविधि को, जब उस बच्चे को लिखना चाहिए तो जरूर लिखे वो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो वास्तव में सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर है उसका एक ब्रॉडर हिस्सा होता है, और इस हिस्से के अंतर्गत भी मैरीटाइम का अर्थ जहां जहां पानी है वहां वहां मैरीटाइम से है। तो वो पैसिफिक ओशन भी है, वो अटलांटिक ओशन भी है, वो इंडियन ओशन भी है, वो सीज भी है, वो सब चीज है। लेकिन उसको यहां बताना चाहिए यहाँ पर कि अपने शोध की दृष्टि से हमने जो भी निश्चित किया है, हम एक तो उसी उसी पक्ष को लेंगे। इसलिए सिक्योरिटी से जो हमने अगर अपनी बात की मैरीटाइम सिक्योरिटी की, तो जो जमीनी जो जो बॉर्डर के सिक्योरिटी है या जो एयर डिफेंस है, इन सब से उसका वास्ता कम है। केवल जहां पर रेलिवेंस होगा वहीं पर हम अध्ययन करेंगे, अदरवाइज हम केवल जो नेवल कंपोनेंट है उसी को हम लेकर अध्ययन करेंगे। और साथ में जो उसने एरिया लिया, उस एरिया को करना है वर्णन की, उसी एरिया के बारे में उसको डेटा देना है, अपनी डिस्क्रिप्शन करना है, अपना अपना उसको एनालिटिकल उसका जो पैरामीटर्स है उसको डिफाइन करना है, और उसको मतलब नहीं होता है। तो ये बात हमको अपना जितना ज्यादा इसको हम डिलिमिट कर पाएंगे, बता पाएंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए हमारा शोध सहज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शोध का यूनिवर्स निश्चित करना, उसका जो ब्रह्मांड है, उसका जो परिक्षेत्र है, उसका भी हम अधिक से अधिक सटीक, स्पष्ट, बहुत ही क्लियर डिमार्केशन करना चाहिए हमको
शोध प्रविधि के अंतर्गत भी। ध्यान रखने की बात है कि हो सकता है कि ये स्कोप या लिमिटेशन थोड़ा सा ओवरलैप कर जाए, लेकिन इस ओवरलैपिंग में हमको जो पलड़ा रखना है भारी, हमारा जिस पलड़े को भारी रखकर हम अपने यहाँ लिखेंगे, वो हमारा पलड़ा होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओवरऑल रिसर्च में हमने कितना उसको ढूंढ किया इसके ऊपर। ये तीसरी बात थी। अभी आपको पता ही है कि मैं अभी आप सबसे पूछूंगा, तो थोड़ा सा आप सबका तवज्जो पूरा बना रहे, वरना आप लोग ऐसा ना हो क्लास में हंसी पात्र बने। ठीक है जी, चौथी बात पे हम आते हैं। चौथी बात है हमारा, जिसको हम बोलते हैं टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ये हमको जरूर लिखना चाहिए कि हमारा डेटा कलेक्शन के टूल्स क्या हैं। टूल्स क्या हम बोलते हैं इसको, हम क्या कह सकते हैं, यंत्र बोलते हैं क्या? यंत्र तो बोलते हैं सामान्य शब्द इसका, यंत्र। चलिए, टूल्स आप लोग समझ गए कि हमने जो भी क्षेत्र में हमें डेटा कलेक्शन करना है, या हमें फैक्ट्स, या हमें फिगर्स, या हमें आइडियाज, या हमें आर्गुमेंट्स हमको लेना है, हमको उसको वो हम किस प्रकार से लेंगे, किस प्रकार से लेंगे? जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा मेथड है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। तो हम उसको पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ के उसको हम मूल बिंदुओं को हम अंडरलाइन या नोट करते जाएंगे, उनको हम फिर कहीं जॉट डाउन, कहीं लिख लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या यही बिंदु है, क्या कुछ छूट छूट तो नहीं रहा हमसे, और इस प्रकार से हमको जो आवश्यक मूल निर्धारक तत्व हैं, या जो हमारे अध्ययन का जो रॉ मटेरियल है, उसका जो सोर्स है, वो हमको प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। नहीं प्राप्त हुआ तो हम कुछ और चीजों के बारे में जाएंगे। प्राप्त हो गया, जैसे मान लिया कि अगर आप किसी लिविंग, किसी जीवित व्यक्ति की किसी कृति पर अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे अमर्त्य सेन जी हैं, तो उनका इतना व्यापक साहित्य हो गया है अर्थशास्त्र में। फिलॉसफी उनका चूंकि टोन लिखने का फिलोसॉफिकल होता है, तो उस दृष्टि से, या उन्होंने कई सिद्धांत ऐसे दिए हैं, जैसे उनकी एक एंटाइटलमेंट थियरी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के विषय पर शोध करना चाहे, तो वो ऑब्वियसली उनका साहित्य पढ़ेगा ही, उनका लेखन पढ़ेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि कोई इसमें डाउट है, कुछ क्लैरिटी कम है, कहीं उसको लग रहा है इसे इसमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो उनसे वो प्रत्यक्ष मिलने का भी अपना क्रम बना सकता है। ये क्रम उन उन लोगों के बारे में नहीं है जो अब इस संसार में नहीं है। जैसे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का टॉपिक लिया है सूची ने, तो अब उनसे नहीं मिल सकती है। अब तो उनसे मिलने के लिए उसको या तो जो उनके बड़े करीबी रहे हों, या उनके जो थ्योरी का किसी ने अगर इलेबोरेशन किया हो, या अगर कोई आज के समय में उनके थियरी का कोई बहुत प्रामाणिक जानकार विद्वान हो, उनसे तो ये मिल सकती हैं। लेकिन दत्तोपंत जी स्वयं अब इस संसार में नहीं है। तो हमको इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि हमारा जो क्वालिटेटिव मेथड में भी अपना जो हमको डेटा है, टूल है, डेटा मतलब ध्यान रखने की बात है कि केवल संख्या नहीं, डेटा मतलब होता है कि हमको जो जो आवश्यक है शोध को करने के लिए, वो आर्गुमेंट भी हो सकता है, वो तथ्य भी हो सकता है, वो कोई किसी लेख के मध्य अंतर्गत समाहित बिंदु भी हो सकते हैं। ये सबको हम डेटा बोलते हैं, इसके लिए कॉमन टर्म है ये। हालांकि अगर हम इसको डिफाइन कर दें कि डेटा मतलब केवल आंकड़े, तो हम उसी शब्द प्रयोग करेंगे, नहीं तो इसको इस रूप में भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये तो रही बात क्वालिटेटिव वालों के लिए, गुणात्मक वालों के लिए। जो मात्रात्मक वाले हैं, उनके उनके लिए तो मैंने आपसे कहा कि मात्रात्मक वालों के लिए तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो कैसे, वो क्या उनका क्या सोर्स जो है वो प्राइमरी रहेगा या सेकेंडरी रहेगा। वो सेंसस की रिपोर्ट्स को लेंगे, आरबीआई की रिपोर्ट्स को लेंगे, वो यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, किसी मिनिस्ट्री, मंत्रालय, महकमे का जो वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर अध्ययन करेंगे अपना, या वो क्षेत्र में जाके कितने लोगों का वो से वो बातचीत करेंगे, वो उनका डेटा कलेक्शन का मेथड जो रहेगा, उसमें
कितना हिस्सा फील्ड विजिट का रहेगा। आजकल बहुत प्रकल्प चल पड़ा है ऑनलाइन का, तो वो ऑनलाइन क्वेश्चनियर भी सर्व कर सकते हैं, उससे भी उनको रिस्पॉन्स प्राप्त हो सकता है। इंटरव्यू का कितना अंश रहेगा उसमें, वन टू वन इंटरेक्शन की कितनी बात रहेगी। तो जितना ज्यादा हो सके इन सब बातों को हमको निश्चित करना चाहिए। इन सब बातों को हमको एकदम फाइन ट्यून, जिसको हम बोलते हैं सुस्पष्ट कर देना चाहिए कि किस किस प्रकार से हम अपने शोध में जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, रिस्पॉन्डेंट्स हैं, जो जो इसमें शामिल जो साहित्य या व्यक्ति हैं या प्रक्रियाएं हैं, प्रविधियां हैं, उनमें किस किस को हम रखेंगे। तो टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन को हमको जरूर निर्धारित करना चाहिए कि इस प्रकार से हम अपने डेटा को, अपने फैक्ट्स को, अपने आर्गुमेंट्स को, अपनी थियरीज को, अपने सिद्धांत को, जैसे अजय का केस, अजय का जो टॉपिक है, वो केस के वो जो केसेस है सुप्रीम कोर्ट के, उनके अध्ययन का है। तो ये लीगल पॉइंट्स को ये उसमें ले आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बातें बहुत सारी आएंगी। इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशंस हैं, कॉवेनेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, यूडीएचआर हैं, उनके 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 कितने कितने बिंदुओं को ये अपने मध्य में रख सकते हैं। और फिर इनको ध्यान करने की बात है कि इनको पहले ये तय करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो जो मैंने अभी नाम लिया आपको, वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, इसका इनको निर्णय करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको अपने जो अध्ययन के विषय में जितने भी प्रकार का जो सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस को एक्सेस करने का तरीका हम बोलते हैं टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इसको हमको पर्याप्त इसके बारे में जानकारी हो और हम किन किन टूल्स का प्रयोग करते हैं इसका भी हमको जानकारी होनी चाहिए। और उसके पश्चात को हम विस्तार से लिखें, एक एक बिंदु को कोई छूट ना जाए कोई। फिर मैं वो बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप इन बिंदुओं को लिख देंगे आरंभ में ही अपने रिसर्च प्रपोजल के बनाते हुए, तो आपके लिए शोध करना केक वॉक हो जाएगा। नहीं तो मुझे याद है कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, 2 ढाई 3 वर्ष उनका बीत गया, कहते हैं कि सर, तो मैं अब सर ये डेटा कैसे कलेक्ट करूं। सर मैंने कहा कौन सा डेटा? बोले सर आप ही बताइए सर कौन सा डेटा चाहिए मुझे। तो ये नौबत आपके लिए ना आए। आपको जितना क्लैरिटी हो जाएगी आपके पास, आपका यूनिवर्स क्या है, साइज क्या है आपके सैंपल का, और उस यूनिवर्स उस सैंपल साइज से आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, आवश्यक जानकारियां लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है, क्या ढंग है, इसके बारे में अगर आपको टूल्स के बारे में निश्चितता होगी तो आप बहुत सहज रूप से अपने अध्ययन को संपन्न कर पाएंगे। कितनी बातें हो गई है अभी तक भाई? अजय कितनी बातें हो गई अभी तक? सर 4 हो गई। 4 हो गई, बहुत बढ़िया। पांचवी बात पे आते हैं, पांचवी बात पे आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पांचवी बात पे आते हैं। अब पांचवी बात हमारे पास जो होती है वो वास्तव में वो है बात जो जो हम अपने मुकाम पर पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिल्ली से मेरठ जाना हो, तो जब प्रतापपुर का बाईपास है तो वहां लिखा होता है कि क्रांति धारा मेरठ में आपका हार्दिक स्वागत है। मतलब आप मेरठ शहर में आप घुस गए, लेकिन आपको जाना है शास्त्री नगर जो यूनिवर्सिटी के पास एरिया है। तो मेरठ में घुसने के बाद शास्त्री नगर घर पहुंचने तक की जो यात्रा है, वो वास्तव में आपका ये 5वें चरण की यात्रा है कि आपके पास सारा डेटा आ गया, आपने सारी बातें कर ली। अब उस डेटा को कैसे हम प्रयोग करें, हमको फाइनल प्रोडक्ट अपना प्राप्त करना है, उसके लिए अब हमको क्या चाहिए? यहां पर आता है हमारा स्टेटिस्टिकल टूल्स या टूल्स ऑफ एनालिसिस, या जो जो हमने बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की थी पहले कि एनालिसिस होना चाहिए। जो जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, डेटा हैं, तथ्य हैं, किताबें हैं, तर्क हैं, आर्गुमेंट हैं, थियरीज हैं, ये तो सबके लिए उपलब्ध हैं। कुछ लोगों के लिए जैसे सूची के लिए वो किताबों में पहले से आ गए हैं, अजय के लिए वो सुप्रीम कोर्ट केसेस में आ गए हैं। कुछ लोगों को फील्ड से डेटा निकालना पड़ेगा, वो भी निकालने की कोई ज्यादा बहुत भारी काम नहीं है, साल 6 महीने में वो भी काम हो जाता है।
परंतु मेन बात है कि वो हमारे पास आ गया। आपने मान लिया कि 500 क्वेश्चनियर भरा लिया किसी से, अब उस भराने के बाद करना क्या है उस क्वेश्चनियर का, ये पांचवी बात है। इसको हम बोलते हैं कि डेटा मैनेजमेंट, या हमारे पास जो तथ्य, जो हमारे पास जो सामग्री आ गई, उसका हम क्या करें। तो उसको हमको करने के लिए जो विधियों का प्रयोग होता है, जिन चीजों का प्रयोग होता है, उनको हम चार पांच शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। पहला शब्द क्या है उसमें, पहला शब्द है अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अपने जो हमको जो प्राप्त तथ्य या आंकड़े या तर्क या आर्गुमेंट्स हैं, उनको हम पहले अरेंज करते हैं। ये अरेंजमेंट हमारे जो शोध के प्रश्न है, हमारी जो अवधारणा है, हाइपोथेसिस है, हमारा जो हेतु है, उनके हिसाब से हम कैटेगरी बना सकते हैं कि इन इन कैटेगरी में, इन इन श्रेणियों में आप उसको बांट सकते हैं। और एक बार आपके पास वो अगर टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में वो आ जाता है, तो आपको उसके बाद आपका काम आसान हो गया। आपने एक क्वेश्चन खोला, उसमें डेटा लिया और उसमें एंट्री किया, उसमें एंट्री किया, उसमें एंट्री किया। तो इसको वो बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ डेटा, यानी टेबुलेशन। टेबुलेशन टेबल में बनाना, टेबल के शेप में ला देना, ये हमारा पहला काम होता है, जिसको ब्रॉड रूप में बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ डेटा। डेटा को थोड़ा व्यवस्थित करना, और थोड़ा प्रिसाइज होने पर इसको हम बोलते हैं टेबुलेशन। अब दूसरी बात है, दूसरा शब्द इसके लिए हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। कि हम अब उसमें से प्रवृत्तियों को छांटते हैं, कि हमें क्या पता लगा कि आदर्श ग्राम विकास की जो योजना शुरू हुई थी, क्या उससे लोग खुश हैं, क्या उसकी जो कल्पना में जो बात थी, क्या वो बातें लागू हुई, क्या जो पैसा जितना खर्च करना था वो खर्च किया गया, पैसा ही नहीं खर्च हुआ। जैसे अभी निर्भया केस के बारे में हम सब जानते हैं कि कितना ये बीभत्स केस था ये, और इसके पश्चात सरकार ने बड़ी नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, और कई करोड़ों रुपए दिया राज्य सरकारों को, भाई कि आप एक फंड है, इसको आप स्त्री सुरक्षा के नाम पर एक काम करो। राज्य सरकारों को कल्पना ही नहीं थी क्या करना इसमें, और इसलिए उनके सारे पैसे जो है वो अनस्पेंट, वो बिना खर्च के रह गए। तो ऐसे अगर किसी सीडीओ को, मुख्य विकास अधिकारी जिले के, कल्पना नहीं है कि क्या करना है, तो वही उस जिले का तो पैसा खर्च ही नहीं होगा फिर तो इस प्रकार से आप अपने जो जो आपके शोध के प्रश्न थे, उनके आधार पे आपको टेबल बना के, और अपने क्वेश्चनेयर में से या अपने अध्ययन में, अपने डेटा में, या किसी रिपोर्ट वगैरह जहां से भी आपने लिया है अपना डेटा, उसको टेबुलेट करना चाहिए। उसको उसको टेबुलेट करने के बाद उसको हमको मेजरमेंट करना चाहिए। और इसके लिए स्टेटिस्टिकल टूल्स जो जो है, वो जो पुराने जो पारंपरिक रूप से हमारे पास मीन मोड मीडियन का माध्यम था, जो जो हम लोगों को पढ़ाने के लिए होता है कि सेट से एक आध दो लेक्चर आपके साथ कराया जाए। और आजकल उसके लिए एसपीएसएस नाम का एक सॉफ्टवेयर आ गया है, जो ये इसमें बहुत हमारी सहायता करता है। अब हमारे पास हमने कुछ सेंट्रल इसकी जो ये फाइंडिंग्स हैं, ये हमको पता लग गई। इसकी जो प्रवृत्तियां हमको पता लग गई। अब उन प्रवृत्तियों को हम किस रूप में देखेंगे हम, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एनालिसिस। अब यहां पर आपका अपना काम आता है कि आप जब फील्ड में गए, आपने वहां लोगों से बातचीत की, आपने वहां की आबो हवा देखी, आपने लोगों की बॉडी लैंग्वेज की भाव भंगिमा पढ़ी, तो आप बहुत सारी ऐसी बातों को जानते होंगे जो डेटा में हो सकता है ना व्यक्त हो रहा हो। एक एक पंक्ति है, गाने की लाइन है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो हाँ बेटा, तो हम सबको पता ही है इस बात की
कि जीवन हमारा पैराडॉक्सेस का एक खेल है, ये विरोधाभासों का, किंवदंतियों का, कुछ छुपी कुछ उभरी बातों का संगम है। विश्लेषणात्मक दृष्टि से हम अपने दिमाग की क्रियात्मकता का, उसकी रचनात्मकता का, ज्ञान की श्रृंखला में नए योगदान को आगे बढ़ाने का, जिस विषय हमने शोध किया उस विषय पर कुछ मूल्यवान सुझाव देने का जो हमारा काम होता है, वो वास्तव में इस स्टेज पे, इस चरण में होता है, जिसको हम बोलते हैं विश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस। और इसलिए इसके साथ एक शब्द का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिगर बोलते हैं, रिगर, RIGOUR, रिगर, रिगरस बनता है इसी से। रिगर का हिंदी में क्या होता है, आप लोग थोड़ा डिक्शनरी देख लीजिएगा। मुझे लगता होता है इसके कठोर होता हो या बेरहम, मतलब बेरहम तो नहीं, शब्द गलत शब्द है ये, कठोर होता हो या बहुत जो मतलब क्या कह सकते हैं, कठोर मान लीजिए फिलहाल, जो किसी भी प्रकार से जिसमें कोई मुरव्वत ना हो भाई। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे किसी कॉलेज की सिलेक्शन कमेटी में जाना है और उस कॉलेज का प्रिंसिपल बोलते साहब हमको तो बेस्ट कैंडिडेट चाहिए जिसकी नौकरी आप लगा कर जाएं, तो फिर वहां पर हम हर प्रकार की अपनी जो प्राइमोर्डियल एफिनिटीज हैं, हर प्रकार का व्यक्ति का उसके जो मोटिवेशंस है कि वो क्षेत्र का हो, जाति का हो, भाषा का हो, प्रांत का हो, धर्म का हो, जितने भी प्रकार के अपनी पसंद नापसंद, इन सबको हम दरकिनार कर देंगे और बहुत उम्दा प्रश्न पूछेंगे। जो उन प्रश्नों का उत्तर देगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको हम नौकरी, भाई तू तेरी नौकरी लगी, जबकि तू मुझको और मैं तुझे पहली बार यहां देख सुन रहे हैं। इसको बोलते हैं रिगर, इसको बोलते हैं रिगरस। बिना किसी मुरव्वत के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उसमें अपने मोटिवेशंस को लाए हुए, बड़े निरात्मक तरीके से जब हम विश्लेषण करते हैं चीजों का, उसको बोलते हैं एनालिटिकल रिगर। और इसलिए जब भी किसी प्रकार के शोध का जब मूल्यांकन होता है तो उसमें ये एक आधार होता है, ये एक आधार होता है कि इसमें एनालिटिकल रिगर कितना है। क्या उस शोधार्थी ने तथ्यों को स्पष्ट करने में कोई मुरव्वत की क्या? मान लीजिए कि चौधरी चरण सिंह जी पर कोई कार्य करे, भानु कार्य करे या सूची कार्य करे, और ये मान के कि ये तो मेरी जमात के बड़े नेता, पूज्य नेता हैं, इसलिए इनकी ये आलोचना मैं नहीं करूंगा कि ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने संसद का एक बार भी मुकाबला किए बिना अपने प्रधानमंत्रित्व को संपन्न किया। तो अगर ये दोनों बच्चे अगर चौधरी साहब के विश्लेषण में मुरव्वत करेंगे तो इनके शोध में फिर एनालिटिकल रिगर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये बात लिखी तो जाएगी ही, ये बात लिखी जाएगी कि भाई इनका शोध जो है वो शोध थोड़ा सा इनकी प्राइमोर्डियल एफिनिटी से डिटरमिन हुआ। और इसीलिए ये बहुत सारी बातें, जैसे उनका आर्थिक चिंतन है तो उस आर्थिक चिंतन में कृषि को ही प्राधान्य प्रदान है और उद्योग को काफी हद तक बाजू किया गया। ये बात अगर हमने नहीं कहा ये सोचकर कि भाई मैं अगर कुछ कहूंगा तो जो साहब के शान में गुस्ताखी मान ली जाएगी, तो फिर आप अच्छे शोधार्थी आप नहीं माने जाएंगे। ये हमको ध्यान करने की बात है। और इसलिए जब हम उस डेटा में प्राप्त टेंडेंसीज, उसमें से प्राप्त प्रवृत्तियों का हम जब विश्लेषण करते हैं, वो वास्तव में विश्लेषण ही आपका मूल योगदान होता है। और उन्हीं योगदानों के आधार पे लोग इतिहास पुरुष बन जाते हैं। उन्हीं उन्हीं विश्लेषणों के बाद की लिखी हुई बातें लोगों के स्वर्णिम शब्द बन जाते हैं, जो सदा सर्वदा के लिए साइट किए जाते हैं, कोट किए जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो अब एनालिटिकल रिगर हमको कैसे लाना है, इसके बारे में मैं आपको कई बार, बहुत बार आपको मैं बता चुका हूं।
कि हम जब भी कोई एक केवल एक अगर लाइन में उसको मैं दोहराऊं आपके अभी ताजगी आपके मस्तिष्क में ताजा करने के लिए, तो ये कह सकते हैं कि हम अपने पास जो हमारा मौजूदा ज्ञान है, मैंने ध्यान कराया आपको कि ये कार्य जो पांचवा स्तर पांचवें दर्जे का कार्य जो हमने बताया, पांचवें नंबर का जो मैंने बताया करना है, ये हमको अपने शोध के अंतिम चरण में करना है। और इस चरण तक पहुंचने के पहले आप अपने विषय के मास्टर हो गए होते हैं। आपके विषय को जानने वाले दुनिया में उंगली पर गिने जाने वाले लोग बचते हैं। जैसे दत्तोपंत जी पर अगर सूची काम करेगी, तो मैंने कहा कि दत्तोपंत जी पर तो कोई काम ही नहीं हुआ है, उनका ही अपना ही लेखन निकाल लिया और कुछ लेखन और लोगों ने छुटप कर दिया है। तो अगर सूची अपने इस पांचवें चरण पे, शोध के पांचवें चरण पे पहुंचेगी, तो सूची के मस्तिष्क में इतनी बातें देश की, धर्म की, संस्कृति की, परंपरा की, उन विचारों की, दत्तोपंत जी के जीवन की, उनके अपब्रिंगिंग, उनके रहन सहन की, उनके जीवन के कार्यों की, इतना इसके पास इंसाइट्स आ जाएगा, इंसाइट्स इसके पास इतनी अंतर्दृष्टियां इसके पास आ जाएंगी कि ये तो एक नहीं कई किताब दत्तोपंत जी, इसका पीएचडी तो होगा ही होगा, पीएचडी तो दत्तोपंत जी के ऊपर ये जीवनी उनकी लिख सकती है। उनके चिंतन के विभिन्न धाराओं को ये लेकर अध्ययन कर सकती है। मतलब कि इसके अंतर्दृष्टियों के आधार पे एक एक शब्द, एक एक विचार, एक एक अवधारणा के ऊपर 10-10, 15-15 पृष्ठ के शोध पत्र लिखने की सामर्थ्य इनको आ जाएगी। ऐसी सामर्थ्य हम सबको आ जाएगी। ऐसा सामर्थ्य मैंने कहा जब हम शोध के अपने अंतिम चरण में आएंगे, तो हम में सब ने जिसने जो जो विषय लिया, उन उन विषयों पर सबकी तगड़ी पकड़ हो जाएगी। अगर मेहनत से काम किया है तो, अगर कार्य हमने ईमानदारी से किया है तो, अगर टिपटापी की, अगर एकदम 5 वर्ष का समय जाया किया पीएचडी के नाम पे और असली कार्य केवल 1 वर्ष में किया, तब का मैं गारंटी नहीं देता हूं। लेकिन जो व्यक्ति लगातार लगा रहा कार्य में, वो निश्चित रूप से इतनी अंतर्दृष्टियां प्राप्त कर लेगा कि चीजों को देखने का उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण, चीजों को कहने का, बताने का उसका प्रकार, जो स्थापित मान्यताएं, परंपराएं, शैलियां उनसे अलग हो जाएंगी। और इस प्रकार अलग तरीके से वो जब कोई बात कहेगा मित्रों, तो वो बात जो है वो आपके एनालिटिकल रीगर का प्रोडक्ट, उसकी उससे वो प्राप्ति होगी और वो आपकी विद्वता की गवाही देगी। उसको फिर उसको लोग हमेशा, जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, मैं कैसे लोग अच्छा काम करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक भारत के जो फाउंडर्स विषय रूप में हम मान सकते हैं, पितामह के रूप में हम मान सकते हैं, वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रमेश कुमार अरोड़ा जी। रमेश एक के अरोड़ा लिखते हैं वो। बहुत सारी किताबें हैं उनकी लोक शासन पे। जयपुर यूनिवर्सिटी में थे, बहुत बहुत मूर्धन्य विद्वान है, अभी तो वरिष्ठ, बहुत एजेड हो गए हैं। उन्होंने पीएचडी किया था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनकी पीएचडी 60-70 दशक के उनकी थी पीएचडी। उस समय ये नया विषय आया ही आया था। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो जानते हैं कि सीएजी बना था, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बना था। उसमें फ्रेडरिक्स उसके बहुत बड़े उसके व्यक्ति थे, एडवर्ड वेटनर थे, बहुत सारे, जॉर्ज एफ गैंट थे, बहुत सारे लोग थे। तो रमेश अरोड़ा साहब ने अपनी पीएचडी की थी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। और वो इतना उत्कृष्ट काम किया इन्होंने कि वो काम बाद में इसी नाम से पुस्तक के रूप में छपा। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से पुस्तक वो छपी। वो पुस्तक छपी थी आज से 30 वर्ष पूर्व। और आज भी जो इस विधा के शोधार्थी हैं और यूपीएससी में भी जो लोग लोक शासन विषय को लेकर एग्जाम देते हैं, वो लोग आज भी उस पुस्तक को पढ़ते हैं।
आज भी वो पुस्तक उनकी पढ़ी जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कालजयी काम करना, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल काम करना। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए। चार बातें जो मैंने आपको बताई, वो बातें हमारा जो गंतव्य था, वो हमारे रास्ते के मुकाम थे, मील के पत्थर थे। परंतु ये जो अंतिम काम है, ये हमको अपनी उस यात्रा को संपन्न करने के क्रम में, जो हम अंतिम रूप से अपने काम का हम जब प्रस्तुतिकरण करते हैं, उस समय ये बातें आती हैं। और इसीलिए हमारे लेखन का, बहुत लोग तो ये भी कहते हैं, वो कहते हैं कि सोशल साइंस रिसर्च में बहुत आवश्यक होता है व्यक्ति का अपनी चुनी हुई भाषा पर कमांड होना। इसलिए मेरा आप सबको, हालांकि अभी मैंने आपको शुरू में मैंने बताया था कि बिना मांगा ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं तो आप सबका गुरु हूं, तो आप सबको तो ज्ञान देना मेरा परम कर्तव्य है। तो मैं आप लोगों को एक ज्ञान वो दे रहा हूँ, जो ज्ञान मुझे मेरे गुरु जी ने दिया था। वो दिया ये था कि हम सबको नियमित रूप से कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना चाहिए। पवन सर यही इसी बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि तू उपन्यास पढ़ के आ जा, कहानी पढ़, कुछ पढ़ के तो आ भैया, पढ़ने का क्रम तो बना कम से कम। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हम कविता लिखी, जैसे राजीव जी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो मेरा दावा है कि राजीव जी का संप्रेषण बहुत उत्कृष्ट है। शब्दों को लाते हैं, ये ठीक बात है, उनके शब्द से मैं इत्तेफाक ना रखूं। उनको मैंने कहा था, एक कविता उनकी हमने पढ़ी थी छापने के लिए, लेकिन हमें लगा कि नहीं, वो कविता ठीक नहीं, इसलिए मैं नहीं छापा उसको। उसमें भेजे में भाला घुसेड़ दिया, ये उनके शब्द का प्रयोग था। लेकिन भाई, भेजे का शब्द आया, भाला आया, घुसेड़ आया, ये ध्यान में तो आया, ये शब्द रिवाइज तो हुए ये। तो इसलिए आप सबको मेरा निवेदन है कि आप सब अपने पीएचडी को अंतिम मुकाम से पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ लिखते रहें। छोटे लेख लिखें, एक पैराग्राफ लिखें। हालांकि मेरे गुरु जी का जो मुझे आदेश है, वो आदेश है कि मैं रोज 1000 शब्द लिखा करूं। जिस प्रकार से भोजन, दैनिक क्रियाएं, सोना मेरे जीवन का हिस्सा है, उसी प्रकार से 1000 शब्दों का लिखना भी उनका आदेश मेरे लिए है कि मेरे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और उसी प्रकार का निवेदन मैं आप सबसे मैं करना चाहता हूं मैं, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस विधा में जिसमें आपका पदार्पण हो रहा है, आप सार्थक, अपने जीवन को सार्थक करें, तो अपनी भाषाई पारंगतता को जरूर बढ़ाएं। और इसको बढ़ाने का जो सबसे व्यवहारिक तरीका है, वो लिखना है। तो अगर मान लीजिए कि 1000 नहीं तो कम से कम 100 शब्द कलम तो एक बार हम दिन में जरूर उठाएं। और चाहे अपने जीवन का अनुभव, चाहे अपना कोई संस्मरण, चाहे कोई लघु कथा, प्रेरक प्रसंग, बोध कथा, कहीं गए थे उसी का वर्णन, कुछ सुख दुख की, आशा निराशा की बातें, कोई चीज आपके लिए उद्वेलित किया। मुझे याद है कि सन 89 की बात है, मैं सुबह सुबह सो के उठा और अखबार पढ़ते ही मैंने पढ़ा कि राजीव गांधी की पेरम्बदूर में बम धमाका मृत्यु। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ मुझे कि मेरे आंख से आंसू आ गए। जबकि ना तो मैं कभी देखा था इनको, ना कभी मिला था, ना मैंने किसी वो काम किया, मैं उनके काम का था। परंतु इतना नौजवान व्यक्ति, होनहार नेता देश का, वो ऐसे चले जाएंगे, बहुत कष्ट हुआ मुझे। तो इस प्रकार की बातें व्यक्ति लिख सकता है, जो उसके हृदय को झकझोर दे, जो उसके मस्तिष्क में कोई कोई नई 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 चिंतन प्रक्रिया को उद्भूत करे। तो इस प्रकार से बातें हम लोग लिखना चाहिए। और अगर आपके लिखने का क्रम
अगर आपके लिखने की सफाई नहीं होगी तो आपका एनालिटिकल जो रिगर है वो हो सकता है कि आपके दिमाग में हो, वो कागजों पर वो रिफ्लेक्ट हो नहीं पाएगा, वो आ नहीं पाएगा। और इसलिए आपका अच्छा काम भी, जैसे बहुत सारी अच्छी किताबें होती हैं लेकिन उनका आर्टिकुलेशन खराब होता है तो लोग कहते हैं भाई किताब अच्छी लेकिन बिंदु अच्छे हैं, परंतु ये बहुत अच्छी तरह से लिखी गई किताब नहीं। तो इस प्रकार से हम सबको लिखने वाला काम जो है, जो कि हमारे थीसिस के रूप में वो आती है, अंतिम रूप में वो आती है वो, तो उसको भी हम सबको करना चाहिए। और उसको कैसे करेंगे इसका भी चर्चा हमको, जिसको हम अंतिम विषय अपने सिलेबस का है वो उसको बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। लिखने काम कैसे करें वो मैं बाद में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन ये बात भी आपको बताना चाहिए कि किस हद तक का आपका एनालिटिकल था, किस हद तक का आपका लिखना डिस्क्रिप्टिव है, किस हद तक का आपका लिखना जो है उसमें बहुत लंबे लंबे कोटेशंस का बहुत इनकॉर्पोरेशन है। ये सब बातें भी हमको अंतिम रूप में अपने, जो मैंने कहा कि हमारी जो प्राप्तियां हैं उनको अभिव्यक्त करने का, उनको एक्सप्रेस करने के क्रम में हम किस प्रकार से बातों कहें, ये भी बात को हमको रिसर्च मेथोडोलॉजी के खंड में लिखना चाहिए। तो ये 5 बातें मैंने बताई आप सबको। अभी इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, आप सब इन इनमें बहुत सारी बातें हो सकता है आपको क्लिष्ट लगे, मुश्किल लगी हो, कठिन लगी हो, बहुत सारी बातों को आपको मैं ठीक से मैं समझा ना पाया हूं मैं, ये भी मेरी भी मर्यादा हो सकती है। तो आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है क्या अभी, जो जो इन बातों के बारे में जो आप पूछ सकते हैं कि साहब ये बात मुझे थोड़ा सा कम समझ आई, इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? तो पूछे, नहीं तो मैं एक सवाल पूछ के अपनी बात आज पूरी करते हैं। जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। नमस्ते। तो मैंने आपका पहली मान लिया था नेहा जी। ठीक है सर। सॉरी सर। सर अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर आपने कहा कि अगर हमारे विषय का स्वरूप सर मात्रात्मक होगा तो सर हमारा जो टूल का मेथड होगा सर वो क्या होगा डाटा किसका कलेक्ट मेथड करने का होगा? सर? डाटा कलेक्ट करने का सर जो हमारा टूल होगा वो कौन सा होगा सर? हाँ मात्रात्मक। हाँ 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 हाँ, जी जी। इसके लिए मैंने आपको बीच में संकेत किया था कि अभी ये विषय मैंने पढ़ाया नहीं है अभी मैंने, ठीक है ना? तो ठीक है सर। अभी इस विषय को मैं पढ़ाऊंगा। इसमें इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, इसके सर्वे होता है, हम फील्ड सर वर्क क्वेश्चनियर। करते हैं हाँ इसमें, जी। हम क्वेश्चनियर भी होता है इसमें। इसमें मैंने कहा था कि आजकल ऑनलाइन की भी व्यवस्था हो गई है, बहुत सारी बातें हैं। इसके विषय में अभी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा बाद में। मैंने भी केवल आपको संकेत मात्र किया कि जिससे कि आप लोग जो जो बातें हमारे क्लास में लेक्चर में आती रहे उनको आप अपने टॉपिक से जोड़ते रहें। क्योंकि अगर आप एक क्लास में कई बातों को अपने टॉपिक से जोड़ नहीं पाए तो मतलब है कि या तो मैं आपको ठीक से पढ़ा नहीं पाया, और या तो अभी आप अपने शोध के मूड में ठीक से आप अभी आ नहीं पाए हैं। ये विषय ध्यान करना है आपको। सर एक जी, और और कोई है क्वेश्चन है क्या? सर। लास्ट क्वेश्चन है सर, ये हाँ, जी जी। एनालिटिकल रिगर सर तो दोबारा से एक्सप्लेन कर ये दीजिए। ये ये अच्छा कहा आपने, कह दिया कि ये अंतिम है। बहुत बढ़िया। देखिए, एनालिटिकल रिगर तो बहुत आसान मैंने बताया। हम में से ऐसा कोई है जिसको एनालिटिकल रिगर की अवधारणा समझ आ गई है? हम में से है कोई ऐसा? सुरेश जी, सुरेश जी, जी सर। जी सर। जी आपको सर। कोई आपको समझ आ गई है? कुछ अभी डाउट है आपको? एनालिटिकल रिगर ये कीवर्ड जी है, ये शोध का, शोध जी शोध सर। प्रविधि के कुछ कीवर्ड्स मैं आपको एक दिन में लिखाऊंगा। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, वेरिएबल, हाइपोथेसिस, ये जो ऐसे ही एनालिटिकल रिगर, ये की वर्ड्स हैं। एक एक शब्द इसमें अपने में एक पूरा सागर समाहित किए हुए हैं। तो एनालिटिकल रिगर से कुछ आपको समझ आया या मैं दोबारा बताने की आवश्यकता है? जी सर, हमें अपने पूर्वानुमानों को एक तरफ रखते हुए पूर्वानुमानों की चिंता किए बगैर निष्पक्षता से जो हमने प्राप्त किया है उसका वर्णन करना है, उसे लिखना है। ये एक पक्ष हुआ, सुरेश जी, एक जी पक्ष हुआ ये, जिसको हमको जिसको बोलते हैं डोंट्स। डोंट्स है जो नहीं करना है। हर काम के डोंट्स और डूज होते हैं ना। आजकल आप कहीं जाइए कोरोना में
तो क्या करें क्या ना करें का पोस्टर चिपका होता है। तो ये तो क्या ना करें वाली बात है। ये तो ठीक है, ये तो बहुत आवश्यक है सुरेश जी। इसको तो मतलब ये तो इम्प्लाइड बात है, अंतर्निहित बात है। अगर किसी ने ये नहीं किया तो भैया उसका तो लेखन जो होता है, उसका जो शोध होता है, उसके लिए एक और शब्द हम प्रयोग करते हैं कि ये लॉडेटरी, ये प्रशंसात्मक शोध है ये। इसलिए हम कहते हैं इन्होंने खाली प्रशंसा की है, ये एनालिटिकल शोध नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने जाति के व्यक्ति को, धर्म के व्यक्ति को और क्षेत्र के व्यक्ति को अध्ययन किया और उसकी न्यूनताओं को नहीं बताया, तो ये तो लॉडेटरी है, ये तो एनालिटिकल नहीं होगा। दूसरा पक्ष हमें करना क्या है, जहां पर हमारे, मैंने कहा ना कि अगर आप, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया और आप लोगों ने उम्दा काम कर दिया, तो आपका काम आपको अमर कर जाता है, अमर कर देता है। मैंने आपको दृष्टांत दिया रमेश अरोड़ा सर का, वो काम उनको अमर कर गया है। जब तक भारत में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया विचार रहेगा, तब तक रमेश अरोड़ा की किताब पढ़ी जाती रहेगी। ऐसे ही आप सब भी अपना विषय लें, नया विषय लें। जैसे ये अजय ये काम कर रहा है प्राइवेसी राइट्स पर। प्राइवेसी राइट्स आजकल बहुत कंटेंशियस, मोस्ट कंटेंशियस इशू हो गया है। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब राज्य जो है, स्टेट जो है, वास्तव में वो आइडेंटिटी स्टेट हो गया है, वो पहचान का राज्य हो गया। हर हेल्थ की आइडेंटिटी, आधार कार्ड की आइडेंटिटी, पैन की आइडेंटिटी, पासबुक की आइडेंटिटी, ड्राइविंग लाइसेंस की आइडेंटिटी। तो इस हर आइडेंटिटी में आपका डेटा जा रहा है। आपका नाम, बाप का नाम, जन्म तिथि, घर का पता, ये पता, माँ बाप, पत्नी, मैरिड, अनमैरिड, हर एंट्री में, हर आइडेंटिटी में आपकी प्राइवेसी तार तार हो रही है। तो इस विषय पर अगर अजय ने अच्छा काम किया, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की बातें वैश्विक परिप्रेक्ष्य का लेकर, कुछ अपने मन से नई बातें सोचकर अगर अच्छा काम कर दिया, तो ये इस विधा में ये मूर्धन्य विद्वान मान लिए जाएंगे। और नहीं काम किया तो डिग्री तो मिल ही जाएगी। इसकी तो मैं कम से कम, चूंकि ये मेरे अंडर में काम कर रहा है, तो इतना तो मैं अजय को एश्योर कर सकता हूँ कि काल ये काम ना होने के बाद भी इसकी न्यूज में जमा करवा दूंगा। चिंता नहीं करनी चाहिए इसको। ठीक है जी। तो अब प्रश्न है सुरेश जी कि हम क्या करें, डूज क्या है इसमें, ये महत्वपूर्ण बात है। और यही प्रश्न है नेहा का, डूज क्या है इसमें, बताइए। जी जी सर। हाँ हाँ, ध्यान ना हो तो मैं, कोई बात नहीं, ध्यान ना हो कोई बात नहीं, ध्यान ना हो तो। जी जी सर, आप बताइए। अच्छा, और कोई है अपने मन में, और कोई है जो बता सकता है इसके बारे में? और कोई है भाई? राजीव जी सर, इनफ्लेक्सिबल रहना सर। नमस्ते सर, राजीव बोल रहा हूं। भानु जी। हाँ जी सर। अच्छा। सर इनफ्लेक्सिबल रहना और सर स्ट्रिक्ट रहना है सर, हमारे जो शोध है उसका जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर। अच्छा चलो ठीक है, आपने तो बड़ी तकनीक की बात की। भानु जी, मेरी स्वयं की पढ़ाने की विधि आप लोग देख ही रहे मैं कैसे पढ़ाता हूँ। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि कैसे हम बहुत ड्राई, बहुत जो सैद्धांतिक बातों को हम काव्य रूप में बता दें। तो भानु जो है ना, बातें सही है भानु की, लेकिन काव्य रूप में नहीं बता पाए। इसका मतलब कि अभी पवन सर से इनको ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिली। इनको पवन सर क्या बात बताते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें एक छोटी सी कथा के माध्यम से पवन सर बता देते हैं। वो ध्यान हम सबको होना चाहिए। हाँ जी, राजीव जी बताओ आप। सर आसक्ति रहित विश्लेषण, रिग्रेस एनालिटिकल रिग्रेस का होगा। आसक्ति रहित, आपत्ति रहित, आपत्ति, आसक्ति रहित। हाँ आसक्ति, हाँ ना ठीक है। वही बात है। आप सब इसका मतलब कि मेरी गलती है। आप सबने वो बात पकड़ा कि क्या होनी चाहिए,
क्या नहीं होनी चाहिए। इसमें ध्यान करना है कि आपको जो चीजें आपने देखा वहां, अब अपने फील्ड विजिट में, अपने अध्ययन में, मैंने कहा था ना कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे सामने आता है, उसके बारे में हमारा दिमाग उस पर एक्शन, उस पर एक्ट करता है, उस पर क्रिया करता है। और क्रिया करके दिमाग जरूर हमारे मन में एक भाव भाव व्यक्त करता है। आप देखें कि अगर जा रहे हैं सड़क पर, एक कोई मोटा आदमी किसी पतले दुबले छोटे बच्चे को थप्पड़ मार रहा होता है, तो आपका दिमाग उसको देख रिएक्ट करता है कि देखो ये कितना बदमाश आदमी है। बहुत कम लोग हैं जो ये इस बात को खुश होंगे। और जो सुरेश जी जैसे लोग, हट्टे कट्टे लोग हैं, वो तो जाके दो दो थप्पड़ मार के बोले क्यों इसको मार रहा है बच्चे को, तो ये बेवजह, ये भी कर सकते हैं। तो एनालिटिकल जिगर क्या होता है कि जब हम कोई चीज पढ़े, देखें, सुने, हमारे पास डेटा होता है, तो हमारा मस्तिष्क उस पर रिएक्ट करता है। ये तो बात स्वाभाविक है। अब आती है बात क्या करें क्या ना करें की। आप सबने कहा कि आसक्ति रहित, सुरेश जी ने कहा कि पक्षपात विहीन, भानु कह रहे हैं कि इनफ्लेक्सिबल, मुझे पता नहीं क्या मतलब कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ये इनफ्लेक्सिबल के नाते। उस बातें ठीक है, लेकिन इसमें तीन बातें जो आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, वो शब्द आप लोग कहीं लिख लीजिए मित्रों। ये शब्द जो हैं, ये शब्द नहीं है, ये चिंतन की धाराएं हैं जिनको आप सबको गांठ बांध के आगे बात बढ़ानी चाहिए। पहला बात है एक्सप्लेनेटरी, ठीक है ना। हमारा जो एनालिसिस होना चाहिए वो मन में आए प्रश्नों के उत्तर देने वाला होना चाहिए। हमारा, मैंने कहा था पहला वाक्य, शोध अर्थात किसी प्रश्न के उत्तर की तलाश। वो प्रश्न ये नहीं हो सकता है कि महात्मा गांधी कौन थे। वो प्रश्न ये भी हो सकता है कि ये दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है, ये औरों से अलग कैसे, पवन जी क्यों इसको लेकर बहुत झंडा बरदारी करते हैं इस तथ्य की, ये प्रश्न हमारा हो सकता है। तो पहला मैंने आपसे कहा था कि शोध का पहला चरण, शोध की जेनेसिस, इसको हम बोलते हैं उद्भव, दिमाग में किसी प्रश्न से होती है, और इसलिए इसका जो अंतिम चरण है उस प्रश्न का उत्तर देने के रूप में होना चाहिए। तो पहले और अंतिम चरण का मैंने आपको सार बताया कि पहले हमारा एनालिसिस, हमारा विश्लेषण जो होना चाहिए वो मन में, जनता के, लोगों के, हमारे समाज के मन में आए प्रश्नों के उत्तर के रूप में होना चाहिए। इसलिए हम जो भी मैंने कहा कि अधिकतर उत्तर जो होते हैं वो छिपे होते हैं, जो उत्तर असली होता है वो बताया नहीं जाता, जो बताया जाता है वो असली नहीं होता है। हमारा ये कर्तव्य है विश्लेषण के नाते कि हम असली उत्तर को समाज के, दुनिया के, बौद्धिक जगत के समक्ष रखें कि ये भाई साहब मेरी दृष्टि में ये विश्लेषण है, ये विश्लेषण है। ठीक है जी। तो पहला बात है एक्सप्लेनेटरी, ठीक है जी, ये पहली बात है। दूसरा बात है क्रिएटिव, जिसको हिंदी हिंदी बोलते हैं रचनात्मक। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो संसार में होती हैं। जैसे सेब नीचे गिरा, ये पहले था, ये न्यूटन का भाग्य था कि उन्होंने बताया भाई ऐसा था। ऐसे लाखों बातें हैं संसार में, समाज में, जीवन में, दुनिया में, जो है उसको शब्द रूप में लोग बता नहीं पाए। तो हमारे विश्लेषण में हम किस प्रकार से, अब यहां पर आता है भाषा का ज्ञान आता है, उसका अभ्यास आता है, वोकेबलरी, शब्दकोश आता है, शब्दों से खेलने का हमारा शिल्प आता है कि हम जीवन के गूढ़तम अनुभवों को, तथ्यों को, प्रक्रियाओं को, प्रवृत्तियों को जो है सब देख रहे हैं, दुनिया में भी है, वो बता नहीं पा रहे हैं। उसको हम कितना क्रिएटिवली बता लें, कितना उसको हम रचनात्मक रूप से बता दें। अब जब भाई लोकतंत्र की अवधारणा आई, सब जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव होता है,
लोग वोट दे के सरकार बनाते हैं। लेकिन ये अब्राहम लिंकन की क्रिएटिविटी को श्रेय जाता है कि उन्होंने एक क्लासिकल बात कह दी जो हर आदमी माला की तरह जप रहा है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। भाई ये बात तो हम भी कह सकते हैं। बताइए इस वाक्य में कोई ऐसा शब्द है जो हमको इसका मतलब ना पता हो हमें? बाई, ऑफ, फॉर, पीपल, सब जानते हैं हम। ये अब क्रियात्मकता की बात है, क्रिएटिविटी की बात है, रचनात्मकता की बात है कि वही बातें सब जानते हैं कि दलित या जो शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो शोषण अपने देश में होता है, उनका जो उनके साथ साथ जो अन्याय अत्याचार होता रहा है, वो सबने उसके ऊपर लिखी है। गांधी जी उसके बहुत बड़े विरोधी थे। अम्बेडकर जी तो खैर है ही है। एक कहानी लिखी जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, इतिहास पुरुष हो गए। वो कहानी थी, जीवन का अनुभव था। ये अनुभव खाली ओम प्रकाश जी का ही नहीं था, ये अनुभव हर शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति का है। लिखा उन्होंने, लिख पाए, इसलिए वो इतिहास पुरुष हो गए। वो तो मित्रों, ऐसा हम सबको देखना चाहिए चीजें कि कैसे जीवन की सूक्ष्म अनुभूतियों को, बोध को, चेतना को जो आम लोग नहीं कह पा रहे हैं। हम बहुत क्लास में कई कई बार मैं कहता हूं, मैं क्लास में कोई प्रश्न पूछता हूं तो बच्चों के मन में उत्तर है, पता उनको, कह ही नहीं पा रहे, शब्द ही उनको नहीं आ रहा है। तो ऐसी वृत्ति हमारी नहीं होना चाहिए। तो हम तो इससे हम कोसों आगे जाना है आपको। और कोसों आगे जाके जब हम किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में एक्सप्लेनेटरी बातें लिख रहे हैं, तो उस लेखन में हमारी क्रियात्मकता होनी चाहिए। और वो क्रियात्मकता जितनी रहेगी, क्रियात्मकता के बहुत लेवल होते हैं, बहुत उसके स्तर होते हैं। एक स्तर होता है हम टीप लें, हम कहीं से कॉपी कर लें। तो आपने कोई किताब उठाई, कॉपी क्या पेस्ट कर दिया। एक होता है कि एक एक शब्द, हर शब्द आपका नया अपना है। तो लेखन के इन दो प्रकार के ध्रुवों में हम सब, जो दूसरा ध्रुव है, नवीन लेखन के तरफ जितना ज्यादा बढ़ते रहेंगे उतना ज्यादा हमारा काम अच्छा रहेगा। ये दूसरा अंश है एनालिटिकल रिगर का, कि हम जो लिखें उस लेखन शैली में शब्दों का चयन, वाक्यों की संरचना, सिंटेक्स, विचारों को बहुत सूक्ष्म, विचार को बहुत सरल तरीके से कह देने की हमारी वृत्ति, इसको बोलते हैं। और इसीलिए लिंग्विस्टिक इम्प्रोवाइजेशन, भाषाई शुद्धता को भी जो मापक हैं, जो शोधों के आकलन के जो मापक हैं, उनमें एक बिंदु ये भी होता है कि क्या शोधार्थी ने अपनी बातों को सरल, सटीक, प्रभावी, न्यूनतम शब्दों में कहा है। नहीं तो 10 पन्ने की चिट्ठी लिखी और अंत में लिखा कि भैया क्षमा करना, अपनी बात पूरी कह नहीं पा रहा हूं, बाद में फोन करके और शेष बातें फोन करके आपसे मैं करूंगा। ऐसी बातें आनी चाहिए। तीसरी बात, अंतिम बात, ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, अंतिम बात के नाते कह रहा हूं कि ये मेरी बात है, इसको आप सब कर सकते हैं। कि एक किताब, पहले मैं संदर्भ देता हूं। मैं, एक प्रोफेसर है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, उनका नाम है ज्योतिर्मय शर्मा। नाम सबने सुन लिया? ज्योतिर्मय शर्मा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। इनकी एक किताब है हिंदुत्व। इन्होंने हिंदुत्व वाली किताब में जो एक एक शब्द इनका ऐसा है कि इनके अनुसार भारत के पतन का, भारत के विनाश का, भारत के इस संसार से उक्षीण हो जाने का प्रकल्प है हिंदुत्व। ये कहते हैं कि हिंदुत्व भारत के विनाश का दूसरा नाम है। एक दृष्टि ये है। एक दृष्टि हिंदुत्व की ये हो सकती है कि जो लाइन दक्षिणपंथी विचारक
लेते हैं कि हिंदुत्व माने भारत की शाश्वत जीवन शैली, भारत के पराक्रम का, वैभव का, विश्वगुरु बनने का, पुनरुत्थान का दूसरा नाम है हिंदुत्व। अब मैंने आपको शीर्ष बताए। हिंदुत्व एक ही बात है, हिंदुत्व एक ही बात है। उसको एक ज्योतिर्मय शर्मा की दृष्टि है, वो कहते हैं कि ये हिंदुत्व मतलब विनाश। दूसरी शैली अन्य लेखकों की है, स्वपन दास गुप्ता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस बात पर लिखा है। उनके लिए हिंदुत्व मतलब भारत का पुनर्वैभव, परम वैभव। अब हम इसमें से कौन सा पक्ष लें? अब हम अपने पे आते हैं। हम इस प्रकार का जब हम विश्लेषण करें तो इस प्रकार के विश्लेषण में अब आप वाली बात आती है कि इस प्रकार के विश्लेषण में हम इसके बजाय कि अपना मत दे, अपनी कोई लाग लपेट वाली आशा अपेक्षा वाली बात लिखे, हम जितना इम्पार्शियल, तथ्य आधारित, तर्कों की के खरेपन के आधार पे जो उन प्रवृत्तियों का, हिंदुत्व का जो प्रकट रूप हम सबके सामने दिख रहा है, इन प्रैक्टिस इन एक्शन दिख रहा है, उसके ऊपर हम जो बात कहें वो बात हमारी सटीक, सही, संभाव्य, अपीलिंग और लोगों को स्वीकार करने वाली लगे, ऐसी बात हमको कहनी चाहिए। हमारी बात यूटोपियन, पक्षपातपूर्ण, सरासर अनर्गल प्रलाप के रूप में या किसी निश्चित मुद्दे या एजेंडे को सिद्ध करने के लिए कही गई अगर प्रतीत हुई तो आपके शोधार्थीपन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। इसलिए आप सबको तीसरी जो मैं बात बता रहा हूं, पहली बात एक्सप्लेनेटरी, दूसरी बात क्रिएटिविटी, तीसरी बात है उसकी प्लॉजिबिलिटी। प्लॉजिबल शब्द है, फिर मेरा हिंदी की मेरी मर्यादा में नहीं समझ पा रहा हूं। वो प्लॉजिबल लगे, वो उसको स्वीकार्य लगे, वो किसी भी बात को। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में एक वर्ग है, उनको मानता है कि वो ईश्वर है। वो अरुण सर ने किताब लिखा है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। अब हम जब भी वाली हम किताब को लिखते हैं अंबेडकर जी के ऊपर, तो हम ऐसी किताब ना लिखें कि या तो हम उनके भक्त या उनके शत्रु प्रतीत हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बताएं, मैंने एक लेख लिखा है मेरी पुस्तक में, आप लोग उस लेख को पढ़िएगा। पुस्तक का नाम है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उसमें अध्याय है अंबेडकर जी पर। मैंने लिखा उसमें कि अंबेडकर जी का तो वास्तव में जीवन ही, जैसे कहा जाता है कि गांधी जी ने और बहुत लोगों ने कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उसी प्रकार से अंबेडकर जी का जीवन ही उनका संदेश है। जो संघर्ष किया उन्होंने, जो अनुभूतियां उनको मिली जीवन की दुखद, उस सब के मध्य उनके जो विचार आए वो विचार स्वाभाविक थे। इसलिए उनके विचारों को हम अगड़े पिछड़े सवर्ण अवर्ण और इनके मैं उसमें देखने के बजाय हमको देखना चाहिए कैसे वो भारतीय समाज में व्याप्त जो विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं, उनको समाप्त करने का, एक समर समाज बनाने का एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। हमको ये दृष्टि लेके रखनी चाहिए। तो प्लॉजिबिलिटी जो है, आप लोग डिक्शनरी कहीं देखना क्या मतलब होता है प्लॉजिबल, PLAUSIBLE, प्लॉजिबल। हमारा जो अंतिम बात है, एक्सप्लेनेशन है, वो प्लॉजिबल होना चाहिए। लगे लिखे तो लोग उससे अपने आप को एकसार करें। इस प्रकार का हम लोग लिखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा विश्लेषण ठीक रहेगा और उसको लोग अच्छा मानेंगे। आज की बात मैं पूरी करता हूं, आज समय काफी हो गया है। लेकिन यह है कि आप सबको जो मैंने बातें कही हैं ये बहुत अधिक व्यवहारिक बातें हैं। इन बातों को आप जितनी ज्यादा गांठ बांध लेंगे उतना आपके जीवन में, आपके शोध में, आपके शोध के विषय में, शोध पत्र और प्रबंध में आपको सहायता मिलेगी। इतना सा निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूं। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी समय।